17 सितंबर लेबनान में दोपहर 3:30 बजे लगभग 3000 से ज्यादा पेजर्स पर एक मैसेज आता है। लोग मैसेज चेक करने के लिए अपने पेजर को हाथ में लेते हैं और उसी के साथ धमाका हो जाता है। ये हजारों ऐसे छोटे छोटे धमाके लेबनान को दहला कर रख देते हैं। सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में चीखों की आवाजें गूंजने लगती हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस धमाके में 8 साल की एक बच्ची समेत 12 लोगों की जान चली जाती है और तकरीबन 2700 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हो जाते हैं। कई लोगों का तो हाथ या तो पैर या तो प्राइवेट पार्ट्स, बहुतों के तो चेहरे का एक हिस्सा गायब हो गया। इस अचानक हुए लार्ज स्केल अटैक में लेबनान जूझ ही रहा था जब 24 घंटे के अंदर फिर धमाके होते हैं। लगभग 500 से ज्यादा रेडियो डिवाइसेस जैसे वॉकी टॉकी, फिंगरप्रिंट रीडिंग डिवाइस, यहाँ तक कि कुछ सोलर पैनल्स के साथ धमाके होने लगते हैं। यह सेकेंड वेव ऑफ एक्सप्लोजन इतनी पावरफुल थी कि कई स्कूटर्स, 4 व्हीलर्स और दुकानों में, घरों में जहाँ यह सारी चीजें रखी थी वहाँ आग लग जाती है। दूसरे दिन के धमाके में 25 लोगों की जान जाती है और 450 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ज्यादातर पेजर्स और वॉकी टॉकी जिसमें धमाके हुए वो हिजबुल्लाह फाइटर्स को बिलोंग करते थे। धमाके भले ही लेबनान में हुए थे लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में न्यूज हेडलाइन की सूरत में सुनाई दी। हिजबुल्लाह ने इस सब की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर डाली है। लेकिन आखिर यह सब मुमकिन कैसे हुआ? पेजर्स तो टेप रिकॉर्डर की तरह खत्म हो चुके थे, तो आज इस सदी में कौन यह दादा आजम वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है? आइए डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। Start this hour with the latest on the electronic pager explosions in Lebanon. Israel's Mossad spy agency placed explosives. Hundreds of Hezbollah fighters have been injured by their communication devices exploding. पेजर डिवाइसेस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती हैं। इसमें किसी किस्म का सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं होता है। रेडियो सिग्नल के जरिए इस डिवाइस में टेक्स्ट मैसेज सिर्फ रिसीव होते हैं, जबकि कॉल या ऑडियो मैसेज रिसीव करने का कोई फंक्शन इसमें नहीं होता है। हिजबुल्लाह ने ये पेजर्स का इस्तेमाल इजरायली सर्विस से बचने के लिए किया था, जो पेगासस जैसे स्पाई सॉफ्टवेयर से अपने दुश्मनों के मोबाइल फोन्स को ट्रैक कर पा रही थी। और इसी ट्रैकिंग के चलते पिछले साल हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को इजराइल ने मार गिराया था। यही वजह थी कि इन्होंने मोबाइल फोन्स पर बैन लगाकर सबसे सिंपल और सबसे सिक्योर डिवाइस पेजर का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसको वह इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से छुपकर एक अनाउंसमेंट ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके जरिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ सबको एक साथ मैसेज रिसीव हो जाती थी। तमाम पेजर डिवाइस एक पेजर नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। जब भी कोई मैसेज भेजना हो तो पहले वह पेजर नेटवर्क पे जाता है और फिर उस नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे जितने भी पेजर होते हैं उन तक वह मैसेज पहुंच जाता है। जब सिग्नल पेजर तक पहुंचता है तो पेजर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ सिग्नल को चेक करता है। अगर सिग्नल मैच करेगा उसी कंडीशन में पेजर मैसेज को एक्सेप्ट करता है। अभी तक यह बताया जा रहा है कि 3000 से ज्यादा पेजर्स फट चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब फटे। इस हमले में जहां हिजबुल्लाह के हजारों लोग जख्मी हुए, वहीं ईरान के एम्बेसडर मुस्तबा अमानी के भी जख्मी होने की रिपोर्ट मिली है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस काम के पीछे इजरायली इंटेलिजेंस का हाथ है, जबकि अभी तक इजराइल ने पेजर ब्लास्ट पे अपनी कोई राय नहीं दी है। पर आखिर इतने सारे पेजर्स में ऐसा क्या लगाया गया और किसने लगाया? फटे हुए एक पेजर की फोटो में देखा गया इसके पीछे तालिबान बेस्ड गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम था। लेकिन गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि उन्होंने इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने BAC नाम की एक कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। अगर यह काम प्रोडक्शन लेवल पर किया गया है, यानी डिवाइस मैन्युफैक्चर करते समय इसमें एक्सप्लोजिव सिस्टम इंस्टॉल किया गया, तो इसका मतलब है इसकी प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने करीब 5000 गोल्ड अपोलो पेजर्स ऑर्डर किए थे, जो कि 2024 की शुरुआत में लेबनान पहुंचे। गोल्ड अपोलो के फाउंडर सू चिंग कॉन्ग का कहना है कि जो पेजर्स फटे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई, बल्कि BAC की कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। 产品里面来讲的话，没有我们在这3年出货给他的，你想想，这不是我们生产的，没有一台是出货。 पहले उन्होंने इस कंपनी की लोकेशन बताने से इनकार किया, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए उन्होंने बताया कि यह हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट की एक कंपनी है। पेजर का यह खास मॉडल AR924 था, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक हंगेरियन फर्म BAC ने मैन्युफैक्चर किया। इसका डिजाइन, इसके फंक्शन और इसकी सेल सब कुछ इसकी फर्म ने की। सिर्फ नाम गोल्ड अपोलो कंपनी का इस्तेमाल किया गया। गोल्ड अपोलो के फाउंडर का कहना है कि करीब 3 सालों से यह कंपनी उनकी पार्टनर है, पर
एक बात पर उनको भी हैरानी है कि यह तो हंगोरियन कंपनी है लेकिन इसकी पेमेंट मिडिल ईस्ट से आती है। बीएससी कंसल्टिंग की वेबसाइट जो कि अभी खुल नहीं रही है उसमें लिखा था कि यह टेलीकॉम कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में डील करते हैं और पिछले 10 सालों से इस बिजनेस में है। हंगरी में इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन चेक करने पर मालूम पड़ा कि बीएससी नामी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और साथ में ऑयल या गैस की फील्ड में भी काम करती है। इतना सब कुछ करने वाली कंपनी जाहिर है बड़े लेवल पर फैली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जर्मन न्यूज एजेंसी DW ने जब बीएससी के रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पर विजिट किया तो यह एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक A4 पेपर चिपका हुआ था। इस पेपर पर दूसरी कंपनीज के साथ बीएससी कंसल्टिंग का भी नाम लिखा पाया गया। बिल्डिंग में मौजूद लोगों से पूछा गया तो उनको भी इस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब ऐसा समझा जा रहा है कि यह एक सेल कंपनी है, यानी वह कंपनी जो खास काम के लिए नहीं बल्कि इलीगल एक्टिविटी या ऊपर से कुछ और पीछे से कुछ और काम करने वाली कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो मालूम पड़ा बीएससी ने हाल ही में 18 मिलियन हंगोरियन फॉरेंट का प्रॉफिट डिक्लेयर किया जो कि करीब $51,700 बनते हैं। जब लेबनान में पेजर धमाकों की तबाही मची उस वक्त बीएससी की वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद इसमें एरर आने लगा जैसे इसका एक्सेस जानबूझकर बंद किया गया हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बीएससी की सीईओ क्रिस्टीना बर्सोनी अर्सिनो कोनो है जो 2016 से कंपनी के साथ हैं, जबकि कंपनी के मालिक का नाम बर्सोनी आयशा कोनो बताया जा रहा है। नाम के हिसाब से इन दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता लगता है, लेकिन दोनों को कई फोन कॉल्स ट्राई की गई लेकिन किसी ने भी रिसीव नहीं की। सिर्फ NBC न्यूज ने रिपोर्ट किया कि उनकी क्रिस्टीना से फोन पर बात हुई जिनका कहना था कि वह गोल्ड अपोलो के साथ काम तो करती थी लेकिन सिर्फ कमीशन एजेंट के तौर पर, यानी पेजर वह खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। जब यह सारा मामला उठा तो हंगेरियन गवर्नमेंट भी बीच में कूद पड़ी। उनके स्पोक्स पर्सन ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि बीएससी की किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हंगरी में नहीं है। बीएससी के रवैये और जवाब देने की वजह से काफी लोग यही समझ रहे हैं कि हिजबुल्लाह के पेजर्स की डिलीवरी से पहले या मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसमें गड़बड़ की गई, जबकि शायद बीएससी कंपनी का भी डायरेक्टली पेजर अटैक में कोई भी हाथ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यह कंपनी पहले ही अपनी वेबसाइट बंद करके रखती और फिर इस इल्जाम से बचने के लिए कहीं गायब हो जाती। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस कंपनी का भी यूज किया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेजर्स में पहले से PETN नाम का 30 ग्राम का एक्सप्लोजिव छुपाया गया था जिसको फोड़ने के लिए जरूर कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई गई होगी। उस चिप ने पेजर पर आने वाले दूसरे मैसेज नहीं बल्कि एक खास तरह के कोड नंबर भेजने पर एक्टिव होकर एक्सप्लोजिव को डिटोनेट किया होगा। अब सवाल उठता है, जब हिजबुल्लाह का पेजर नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क था, यानी इसमें सिर्फ वही मैसेज भेज सकता है जो उस नेटवर्क का एडमिन हो या उस डिवाइस नेटवर्क पर रजिस्टर हो, तो फिर वह खास कोड नंबर इस प्राइवेट नेटवर्क पर भेजा तो किसने भेजा? ऐसा सिर्फ 3 केसेस में ही मुमकिन हो सकता है कि या तो हिजबुल्लाह के ग्रुप में मुसाद का कोई जासूस हो या मुसाद के पास ऐसी काबिलियत है कि वह प्राइवेट रेडियो फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क को भी हैक कर सकती है, या फिर पेजर के अंदर अलग से मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन लगाकर SMS या कॉल के जरिए डेटोनेट किया गया होगा। यह तो रही पेजर धमाकों की बात जिसमें पहले दिन लेबनान में बड़ी तबाही मचाई और एक खौफ का समा छा गया। अगले दिन हिजबुल्लाह के कुछ वॉकी टॉकी रेडियो सेट्स भी इसी तरीके से फट पड़े जैसे पेजर्स फटे थे। फटे हुए वॉकी टॉकी सेट्स की पिक्चर्स में देखा गया कि यह आईकॉम कंपनी ने बनाए थे जो कि जापान की एक कंपनी है, लेकिन आईकॉम का कहना है कि वॉकी टॉकी में यह खास मॉडल IV83 उन्होंने 2014 में ही बनाना बंद कर दिया था। हिजबुल्लाह ने यह वॉकी टॉकी सेट्स भी करीब 5 महीने पहले ही खरीदे थे, ठीक उस वक्त जब पेजर डिवाइसेस लेबनान में आई थी। लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इजराइल की एजेंसी मसूद दूसरे देशों में भी इसी तरह के बारीक ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी फेमस है और इन्होंने ही बड़ी प्लानिंग से महीनों पहले पेजर और वॉकी टॉकी में एक्सप्लोजिव प्लांट किए होंगे और फिर मौका देखकर उनको डेटोनेट किया होगा। आपको यहाँ यह बताते चलें कि पहले भी इजराइल की मुसाद एजेंसी पर काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस का इल्जाम लग चुका है जो कि छुपकर किए गए हैं। 2010 में मुसाद ने स्टक्सनेट नामी एक कंप्यूटर वॉर्म लॉन्च किया। इसका टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस अटैक में इजराइल के साथ अमेरिका को भी जोड़ा जाता है। 2007 में
ऑपरेशन ऑर्चर्ड था, जिसमें इजराइल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया ताकि उसका सिस्टम इजरायली जेट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। लेबनान में होने वाले पेजर अटैक को बहुत खतरनाक समझा जा रहा है, जिसकी हिस्ट्री में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। इस घटना ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है कि अगर यह काम पेजर्स या वॉकी टॉकी के साथ किया जा सकता है तो क्या हमारे मोबाइल फोन्स इससे महफूज रह पाएंगे या नहीं। जंगें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन ये रिमोट वारफेयर की दुनिया में मानो इजराइल ने एक नया चैप्टर लिख दिया हो। लेकिन क्या होगा जब कोई आतंकी संगठन या कोई दुश्मन देश किसी देश के खिलाफ ये करेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।